लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूँ आपके सामने एक नया सेशन लेके, जिसमें हम आज बात करेंगे हिंदी विषय के प्रश्न पत्र के बारे में। डीएलएड 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था, पूरे प्रश्न पत्र का हम एक बेहतरीन एनालिसिस करेंगे और आपको एक अच्छा हल देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में किसी भी टीचिंग से जुड़े पाठ्यक्रम का पेपर देना है, चाहे आपका डीएलएड हो, बीएड हो या कोई अन्य टीचिंग पाठ्यक्रम हो, तो अगर आपको उसका पेपर देना है तो आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इवन अगर आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है जिसमें अगर हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर लगभग विभिन्न विषयों के बहुत सारे अच्छे टॉपिकों की वीडियो पड़ी हुई है और कुछ विषयों के प्रश्नों के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग जाके उसको भी देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे डीएलएड 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें हिंदी विषय के प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। सबसे पहले बात करते हैं, पेपर जो होता है 1 घंटे का होता है, 25 नंबर का होता है। आपको जो है प्रथम 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय रहते हैं, उसके बाद जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं जिनको 30 शब्दों में लिखना रहता है, और लघु उत्तरीय होते हैं उनको 50 शब्दों में लिखना होता है। पहला प्रश्न है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो अगर हम अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो मैं आपके सामने अंतस्थ व्यंजन लिख दे रहा हूँ। ये 4 होते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें संख्या बतानी थी आपको, तो 4 जो होता है ये आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। उम्मीद करते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए, आपको अगर वर्णमाला अच्छे से तैयार है तो लगभग आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं सब उसी से आते हैं, कम से कम 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। तो अगर वर्णमाला आपको पता है व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो आपका जो बहुविकल्पीय या कोई अन्य अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। अब अगर स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो जो का वर्ग होता है आपका, का, चा, टा, ता और पा, ये 5 वर्ग होते हैं जिनमें 5 शब्द होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा, ये जो पूरा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो 5, एक वर्ग में 5 वर्ड होते हैं। इस प्रकार से 5 वर्ड है तो 5 × 5 यानी 25 हो जाते हैं। इस प्रकार से आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, आप ये याद कर लीजिए 5 वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजनों के। तो इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या 25 होती है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है। महाप्राण के बारे में जानने से पहले जानते हैं महाप्राण होता क्या है। ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख ज़्यादा खुलता है या ज़्यादा हवा निकलती है मुख से, वो वर्ड जो है आपके महाप्राण कहलाते हैं। जैसे अब इसमें बात करें हम, का, ठा, घा, फा, तो अगर आप इन तीनों का उच्चारण करिए, ठा, घा, फा, तो इनमें ज़्यादा समय लगता है अगर तुलना करें का से। तो और का में जो है इन तीनों वर्णों की अपेक्षा बहुत कम समय लग रहा है। तो इस प्रकार से आपका जो का है यही महाप्राण नहीं है, बाकी तीनों आपके महाप्राण है। तो आपको यही बताना था कि महाप्राण नहीं है, तो पहला जो है का, ये महाप्राण नहीं है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कृष शब्द का विलोम। इसको आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। कृष जो होता है वो होता है गतिमान रहता है, कहीं भी एक दूसरे से जा सकता है, ठीक है। और जो स्थूल होता है, गतिमान जो होता है, उसका ठीक विलोम हमें बताना है तो स्थूल होगा। कृष अगर आपने मूवी देखी हो तो कृष इधर उधर उछलता टहलता रहता है, वो स्थिर नहीं रहता है। और स्थूल की बात करें हम तो स्थूल का मतलब होता है एक जगह पे बंधा रहना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो स्थूल जो होता है वो कृष का विलोम होता है। कृष का मतलब होता है वो गतिमान रहता है, कहीं भी आ जा सकता है। स्थूल का मतलब एक किसी निश्चित जगह पे बंध जाना, ये कृष का विलोम होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से भाषाई कौशल नहीं है। अगर आपको भाषाई कौशल पता है तो ये जो आप ऑप्शन देखिए, लेखन, गद्य, पठन, वाचन। तो अगर लेखन, पठन और वाचन की बात करें ये सब आपके भाषाई कौशल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन गद्य जो है ये भाषाई कौशल नहीं है आपका। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, गद्य ये आपका भाषाई कौशल नहीं है। अब बात करते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया आपके सामने। हर्ष स्वर की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है। देखिए, स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर होता है इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत कम समय लगता है, इनका उच्चारण बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आप छोटा आ ले लें, छोटी
ई ले लें और छोटा ऊ ले लें। इनके उच्चार करते समय हर्ष बहुत कम समय लगता है, यही आपके हर्ष स्वर कहलाते हैं। अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब आपके दीर्घ स्वर हैं। तो कुल मिला के स्वर 3 होते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। ठीक है, आपको सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखना है। तो सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा रस अगर बात करें तो वही अमृत होता है। और पंकज की बात करें तो पंकज का मतलब होता है कमल। ये कमल का पर्यायवाची भी है, कमल जलज। तो पंकज का मतलब हो गया कमल और सुधा का मतलब हो गया अमृत। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ लिखना था हमें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कारक किसे कहते हैं? कारक हमें बताना है कि कारक किसे कहते हैं, और कर्ता कारक का हमें चिन्ह भी बताना है। तो कारक ऐसे शब्द जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहते हैं। जैसे अब कार्य करना है, ठीक है, कार्य करना है, तो किसको कार्य करना है? राम को कार्य करना है। यह जो है कर्ता को, जो आप देख रहे हैं ये कारक चिन्ह है, ये बता रहा है कि किसको कार्य करना है। यही जो है क्रिया से सीधा संबंध बता रहा है कर्ता का, तो वही आपका कारक हो जाता है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कर्ता कारक चिन्ह को हमें बताना था। तो कुल मिला के कारक आपके 8 होते हैं, 7 कारक चिन्ह होते हैं और एक संबोधन होता है। और कर्ता ने, अगर आपको याद हो, कर्ता ने कर्म को कर, से इस प्रकार से आप याद कर लीजिए। एक तरफ जो है कारक का नाम लिख के एक तरफ चिन्ह, तो इसका कर्ता कारक का चिन्ह होगा ने। उम्मीद करते हैं आपको आया होगा समझ में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। अभिव्यक्ति के साधन मतलब होता है कोई किसी के सामने अपने मन के विचारों को प्रस्तुत करना या अपनी बात को भावनाओं एवं शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना, तो वही होता है अभिव्यक्ति के साधन। तो अभिव्यक्ति को आप 2 प्रकार से प्रकट कर सकते हैं किसी के सामने। एक तो होता है मौखिक यानी ओरल, और दूसरा होता है लिखित। तो यही 2 साधन होते हैं आपके अभिव्यक्ति के, मौखिक या लिखित। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, विराम चिन्ह की बात करें आपको, तो आप अपने दैनिक जीवन में विराम चिन्हों का बहुत उपयोग करते हैं। अब इसकी शुद्ध परिभाषा हम बताते हैं आपको। लिखित भाव एवं विचारों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, यानी जो आप लिखित भाव एवं विचार को स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जिन वाक्यों में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब बात करें विराम चिन्हों की, तो विराम चिन्ह की संख्या होती है 11। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, कॉमा, कोष्टक, ये सब आपके जो है विराम चिन्ह होते हैं। जैसे विराम चिन्ह की उपयोगिता की बात करें तो जैसे आपको लिखना है कि रुको, मत जाओ, और एक तरफ आप कह रहे हैं रुको मत जाओ। अब ये देखिए, ये जो है अल्प विराम है, इसे ही कामा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अल्प विराम होता है। तो देखिए पहले वाक्य में अगर रुको के बाद लगा है रुको मत जाओ, यानी किसी को रोका जा रहा है, वो उसको बोला जा रहा है कि मत जाइए। और दूसरे में कहा जा रहा है रुको मत जाओ, यानी रुकिए नहीं, आप जाइए। तो जो है विराम चिन्हों की इस प्रकार से जगह जगह पे उपयोगिता, अलग अलग जगह पे अलग स्थान पे इसका प्रयोग करने से अर्थ बदल जाता है वाक्य का। तो वही आपको लिखित भाव एवं विचारों को स्पष्ट तरीके से व्यक्त करने के लिए वाक्य में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही आपका विराम चिन्ह कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। मॉन्टेसरी विधि आप लोग सुने होंगे कहीं ना कहीं। तो अभी इस विधि की अगर हम बात करें तो हम बचपन में अगर जब भी लिखना सीखते हैं तो इसी विधि के द्वारा सीखते हैं। जो हमारे शिक्षक होते हैं सबसे पहले इसी विधि का प्रयोग करते हैं हमें कोई भी अक्षर लिखने के लिए। तब अब इस विधि का उपयोग कब किया जाता है? तो हम बात करते हैं अगर छोटे बच्चों को सर्वप्रथम लेखन कौशल सिखाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। जब बच्चा छोटा होता है, पहली बार अपने जीवन का पहली बार पेन पकड़ता है, कलम, और उसको लिखना सिखाना होता है, तो इसी विधि के द्वारा हम सिखाते हैं। सर्वप्रथम लिखना सिखाने के लिए हमें ज्ञानेंद्रियों का सहयोग लेने वाली विधि होती है ये आपकी मॉन्टेसरी विधि। इसमें जो है क्या करते हैं, गत्ते या लकड़ी आदि के जो कटे अक्षर होते हैं, जो आपके जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं वो गत्ते या लकड़ी आदि से कटे रहते हैं और बने रहते हैं, और उन्हीं पे जो है हमें उनको जो है उंगली फेरते हुए उन अक्षरों पे चढ़ाया जाता है। जैसे कोई अक्षर आप अगर छोटे रहे होंगे तो आपको दिया गया होगा वर्णमाला के शब्द ऐसे लिखे रहते हैं। अब इन पे कहा जाता था कि आप उंगली फिराइए इस पर कि इसकी बनावट कैसी है, और फिर उसके ऊपर आप अपनी पेंसिल या पेन चढ़ाते रहिए, जिससे बच्चे के अंदर जो है उस प्रकार के शब्दों का एक उसके दिमाग में चित्र बन जाता है, और फिर उससे वो शब्द पहचानने लगता है, वर्ड पहचानने लगता है। वर्ड पहचानने के बाद धीरे धीरे वो शब्द बनाना सीख जाता है। तो लिखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है सर्वप्रथम बच्चों को सिखाया जाता है लिखना, वही होती है मॉन्टेसरी विधि।
अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला है शिरोरेखा किसे कहते हैं, ये हमें बताना है और 2 उदाहरण भी देते हुए हमें समझाना है कि शिरोरेखा क्या होती है। तो अगर बात करें शिरोरेखा की, तो अक्षर का सबसे आवश्यक अंग माना जाता है शिरोरेखा। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शिरोरेखा, मैं बता दूँ कि क्या है। तो जैसे अगर बात करें यहाँ पे राम लिखा हुआ है, अब ये जो ऊपर लाइन लगाई जाती है यही होती है आपकी शिरोरेखा। इसके बिना जो है शब्द की शोभा नहीं रहती है। तो इसका अगर उपयोग किया जाए कि उपयोग की बात करते हैं कि कहाँ पे शिरोरेखा किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है, तो अक्षर का सबसे आवश्यक अंग है शिरोरेखा, अतः इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। शिरोरेखा शब्दों वर्णों के समूह को आपस में बांधे रहती है। जैसे आप राम लिखे हैं, अब शिरोरेखा नहीं लगाएंगे तो लग रहा है कि ये कहीं जा रहा है, रा पर आंख बंद रहा, रा अलग है, माँ अलग है, ठीक है। अगर आप ना लगाएं तो ये ऐसे पड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को ही शिरोरेखा कहते हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, तो सब जो आप शब्द लिख रहे हैं उसके ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। और अगर इसकी बात करें, शिरोरेखा की जो चौड़ाई होती है, शिरोरेखा की जो लंबाई है, पूरे वर्ण के दोनों ओर वर्ग की लंबाई की 1/3 निकली रहनी चाहिए, यानी 1/3 भाग बाहर निकला रहना चाहिए। जैसे मैं आराम की बात कर लूँ तो ये आप ऐसे तो लिख रहे हैं, उसके बाद तीसरा भाग 1/3 भाग इधर भी बाहर रहे, 1/3 भाग इधर भी बाहर रहे, तो आप समझ सकते हैं कि शिरोरेखा की उपयोगिता क्या है शब्दों को लिखने में। 1/3 भाग इसका बाहर रहना चाहिए, दाएं साइड में और बाएं साइड में भी। और अब बात करते हैं कि शिरोरेखा, आप समझ गए होंगे कि जो है शब्दों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं, और उदाहरण आपने देख लिया। अब बात करते हैं लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करना है हमें। अगला प्रश्न है आपका, लेखन शिक्षण के महत्व को स्पष्ट करिए। तो अगर हम लेखन शिक्षण के महत्व के बारे में बात करें तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव होता है हमारे जीवन में। सबसे पहले बात करते हैं कि लेखन शिक्षण के प्रमुख महत्व के बारे में। तो बालक को इस बात की योग्यता प्रदान की जाती है कि वह अपनी भावों और अनुभूतियों को लिख करके किसी के सामने व्यक्त कर सकता है। यानी उसके अंदर अगर कोई भाव आ रहे हैं या व्यक्ति आ रही है जिसे वो बोल के स्पष्ट नहीं करना चाहता है, तो वो लिख कर किसी के सामने अपने मन की बात, मंतव्य अपना रख सकता है। बालकों को लिखने की शिक्षा देने का यह महत्वपूर्ण विधि है। वो लिखते समय यथास्थान समासिक एवं विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो यानी उन्हें लेखन कौशल के बारे में जानकारी होती है कि हमें कोई भी चीज़ लिखना कैसे है। तो इस प्रकार से इस लेखन शिक्षण के माध्यम से हम उन्हें लिखना सिखा सकते हैं। बालकों ने जिस ज्ञान को सीख कर प्राप्त किया उसे वो लिखित भाषा का ज्ञान करा सकते हैं और उस ज्ञान को सुव्यवस्थित तारमय रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा प्रदान की जा सकती है। यानी अगर आप मान लीजिए आप किसी चीज़ को सीखे हैं और अगर आप उसको लिख लेते हैं एक बार, तो आपकी वो परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाता है, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं उसको। बच्चों को सुंदर एवं स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा इस जो है लेखन शिक्षण के द्वारा दी जा सकती है और अस्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान की जा सकती है लेखन शिक्षण के महत्व से। तो कुल मिलाकर लेखन शिक्षण जो है, ये जो शिक्षण होता है ये उपयोगी होता है बालकों के जीवन के लिए। और अगर बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण विधि भी है। वो लिखते समय यथास्थान विराम चिन्ह आदि के बारे में जान लेते हैं और एक लिखने का बेहतरीन ढंग जान लेते हैं कि लिखा कैसे जाता है। उनकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, वो अपने मनोभाव को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। उनके अंदर जो है शब्दकोश ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पनप सकते हैं। अब बात करते हैं श्रुतलेख का अर्थ और महत्व हमें बताना है। देखिए, श्रुतलेख जैसे नाम से ये स्पष्ट है, श्रुतलेख मतलब होता है सुनकर लिखना। श्रुत मतलब होता है सुनना और लेख मतलब होता है लिखना। तो श्रुतलेख मतलब हो गया सुना हुआ लेख, अथवा इसमें अध्यापक जो आपका बोलता है, फिर बच्चा वही सुनकर अनुकरण कर लिखता है ताकि वो अपनी भाषा को शुद्ध रूप में सावधानी से सुन सके। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ सुनकर लिख रहे हैं तो अगर आपके श्रवणेंद्रियों में विकार है तो आप गलत लिखेंगे क्योंकि आपने सही से सुना नहीं होगा। तो आपके अंदर जो है ये आप अपनी कमी भी जान सकते हैं और इससे जो है आपकी राइटिंग अच्छी होगी। आप जो है शब्दों को, अपने अंदर के मनोभावों को शब्दों में पिरो सकते हैं। और अगर बात करें कि इसका जो है अर्थ और महत्व की बात करें तो इस विधि के द्वारा छात्र के हाथ, कान और मस्तिष्क की क्रियाओं में संतुलन स्थापित होता है। यानी अगर अध्यापक कोई चीज़ बोल रहा है तो आप पहले अपने कानों द्वारा सुन रहे हैं, फिर मस्तिष्क में उसको समझ रहे हैं, फिर अपने हाथों के द्वारा उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि लिखना क्या है। तो आपके हाथ, कान और मस्तिष्क के बीच संतुलन स्थापित हो जाता है और स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। अगर आप सुन के लिख रहे हैं तो आपकी जो है याददाश्त और स्मरण शक्ति, जो याद करने की क्षमता होती है, इसका विकास होता है। साथ ही साथ आप जो है सुनकर भाव ग्रहण करने का अभ्यास हो जाता है। यानी आप किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो सुनकर समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होती चली जाएगी। इस प्रकार से आप ये श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व समझ गए। अगले प्रश्न की बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन की बात करें हम
तो उस व्यंजन किसे कहते हैं? तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है, वो आपके उस व्यंजन कहलाते हैं, है ना। व्यंजन की बात की जा रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर की बात नहीं की जा रही है। अब उस व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा जो है रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उन्हें उस संघर्षी व्यंजन कहते हैं, उष्ण व्यंजन कहते हैं। अब चूंकि इनका उच्चारण करते समय संघर्ष करना पड़ रहा है, और अब इनके नाम जो है 4 होते हैं, याद रखिए, शा, शा, शा और हा। आप इनका जब उच्चारण करेंगे तो हवा जो है मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, क्योंकि इन वर्णों को उच्चरित होते समय संघर्ष करना पड़ रहा है, इसलिए इनका नाम उष्ण संघर्षी व्यंजन भी पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताओं का उल्लेख करना है हमें। तो ध्यान दीजिए आप लोग, देवनागरी लिपि यानी आप हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी का जो विकास है देवनागरी लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, और इस लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वर्तमान रूपी ब्राह्मी का विकसित रूप है आपकी जो इस समय वर्तमान हिंदी है, ये देवनागरी लिपि से है, और देवनागरी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि से इसका विकसित हुआ है। समय समय पर देवनागरी लिपि में नई नई ध्वनियाँ और उसके नए नए चिन्ह बना लिए गए हैं। यही कारण है कि आज हमारी वर्णमाला एवं लिपि संसार की सबसे विकसित वर्णमाला और लिपि मानी जाती है। यानी जो हिंदी की वर्णमाला और लिपि है देवनागरी लिपि, ये सबसे विकसित लिपि मानी जाती है पूरे संसार की। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएँ इसी लिपि में लिखी जाती हैं। यानी स्पष्टता कह सकते हैं हम, तो इस लिपि की तुलना किसी और लिपि से नहीं की जा सकती है। देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की तुलना में बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब आपकी इस लिपि की विशेषताएं हो गई। अगर बात करें अन्य लिपियों की, तो गुरुमुखी होती है लिपि, मुंडा होती है, कैथी, ये सब लिपियाँ जो हैं इसी लिपि की इकाइयाँ हैं, यानी इसी लिपि से अन्य लिपियों का विकास हुआ है। तो आपको समझ में आया कि देवनागरी लिपि है। और सबसे खास बात यह है कि इस लिपि में जो शब्द कहा जाता है वही शब्द लिखा जाता है। ऐसा अंग्रेजी भाषा की तरह नहीं कि बोला कुछ जा रहा है, समझा कुछ जा रहा है, लिखा कुछ और जा रहा है। इसमें जो बोला जाएगा वही शब्द लिखा जाएगा। सबसे खास बात यह है। और इसमें जो है एक वर्णों तथा दूसरे वर्णों या शब्दों के बीच में एक विशेष अंतराल होता है, और अक्षरों की बनावट एवं सुडौलता बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लिपि है देवनागरी लिपि। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। विलोम, तुकारांत एवं समानार्थी शब्दों के आशय को उदाहरण सहित समझाइए। बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी अगर कोई शब्द लिखा है हम उसका उल्टा अर्थ लिखें, उल्टा शब्द, तो वही होता है विलोम शब्द। यानी जो शब्द परस्पर एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वही आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अगर आप बात करें धनी का, तो निर्धन, यानी जिसके पास धन नहीं है वो हो गया निर्धन, और धनी जिसके पास धन है। अगर बात करते हैं प्रकाश और अंधकार, ये सब आपके विलोम, यानी जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वो आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं तुकान शब्दों की। ठीक है, तुकान यद्यपि लोकोक्तियों एवं मुहावरे में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है एक प्रकार की राइमिंग आ जाती है, जैसे तुकबंदी जिसे कहते हैं। तो इनका प्रयोग दोनों में एक समान होता है, चाहे मुहावरे और लोकोक्तियाँ हों, क्योंकि ये भाषा को अधिकतर संकट एवं प्रभावित बना देते हैं। अगर आप सामान्य जीवन की बात करें, सामान्य नागरिक की, तो वो अक्सर जो है तुकान शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो है एक प्रकार से तुकबंदी होती है। तो ये आम जनमानस इसको आसानी से समझ लेता है, पकड़ लेता है कि बात में कहना क्या चाहता है कोई, इससे शीघ्र ग्रहण कर लेता है जनमानस, इसलिए इसके मानस पटल पर अस्थायी रूप से अंकित हो जाता है। तो तुकान वही शब्द होते हैं, क्योंकि इनके पीछे जो है एक प्रकार से तुकबंदी होती है। तो ऐसे शब्द जिनके पीछे तुकबंदी हो वाक्य में, अंतर मात्र इतना रहता है कि इसके वाक्य में तुकबंदी होती है और तुकांत लोकोक्तियों में मुहावरे में प्रयोग होता है। तो ये होता है तुकांत। अगर बात करें समानार्थी शब्दों की, तो समानार्थी या आप पर्यायवाची शब्द दोनों कह सकते हैं एक ही होता है। यानी समानार्थी मतलब होता है जो समान अर्थ प्रकट करे, और पर्यायवाची मतलब भी वही होता है कि वो आपके कौन से सेम अर्थ वाले शब्द ही पर्यायवाची कहलाते हैं। अब जैसे अगर हम जल की बात करते हैं, तो अगर जल की बात करते हैं तो इससे नीर, पानी, है ना, वारी, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द हैं, यानी समान अर्थ शब्द हैं जल के। तो ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको विलोम, तुकांत एवं समानार्थी शब्द पता चल गया। अब जो है लास्ट प्रश्न है आपका, अनुस्वार एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर है। तो देखिए बहुत छोटा सा अंतर होता है अनुस्वार एवं अनुनासिक में। अगर आपसे अनुस्वार पूछा जा रहा है तो अनुस्वार जो होता है वो आप सिंपल बिंदी जानते होंगे। जैसे आपको लिखना है रंग, तो ये जो केवल एक बिंदी रहती है ये आपका अनुस्वार है। रंग हो गया, भंग हो गया, जंग हो गया, ये अनुस्वार होता है। यानी स्वर के ऊपर जो बिंदु, स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है वही अनुस्वार होता है। अब चूंकि ये वर्ण
अकेले नहीं आ सकता, स्वतंत्र नहीं रहता है। अगर आप कोई शब्द लिखेंगे तभी आप नुक्ता, ये जिसे कहते हैं ना बिंदी, नुक्सा, ये तभी लगा सकते हैं जब आप कोई शब्द लिख रहे हो तब। ये स्वतंत्र वर्ड नहीं है, इन्हें स्वर वर्ड के साथ ही लगाया जा सकता है। याद रखिएगा, स्वर वर्ड के साथ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अनुस्वार जो है स्वर वर्ड के साथ लगाया जाता है। अब अनुनासिक की बात करते हैं। अनुस्वार के बाद अगर हम अनुनासिक की बात करें तो आप लोगों ने वो चांद बिंदी देखा होगा, जिसे चांद बिंदी कहते हैं। जैसे आपको लिखना है चांद, है ना, तो ये जो सिंबल है ये वाला, यही आपका अनुनासिक है। अनुनासिक वह नासिका ध्वनि है जिसका संकेत ये वाला होता है, चांद बिंदी। जब स्वर बिना किसी अवरोध की नासिका से उच्चरित होता है तो ये स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। यानी अगर आप स्वर का उच्चारण कर रहे हैं और बिना किसी बाधा के आपके नाक के द्वारा उसका उच्चारण किया जा रहा है तो आपका अनुनासिक कहता है। तो ये शुद्ध रूप से आप यही याद रखेंगे, अनुस्वार मतलब होता है ये बिंदी, ये स्वर वर्ड के साथ लगाया जाता है, और अनुनासिक का मतलब होता है ये चांद बिंदी। ठीक है, अनुनासिक अनुस्वार। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।